हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम जो एमपीपीएससी ने नया सिलेबस बनाया है उसको यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं। 10वीं यूनिट हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, छठी यूनिट लगभग हम आधी पढ़ने को हैं। आज इस यूनिट का चौथा वीडियो है और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं कौशल विकास, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए चलते हैं। देखिए, हमें ये याद है कि मध्य प्रदेश की पीएससी ने जो नया सिलेबस बनाया है उसका मध्य प्रदेश का वेटेज बहुत ज़्यादा रखा हुआ है और हमारा जो छठी यूनिट है इसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत के संदर्भ में, अर्थात हमें कुछ मात्रा में भारत की अर्थव्यवस्था और कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़नी है। पहला पॉइंट हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। दूसरे वीडियो में हम मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य कवर कर चुके हैं, ये पिछले दो वीडियो में। आज हम कौशल पर बात करने वाले हैं। आज का पूरा वीडियो कौशल पर रहेगा। सबसे पहले हम मानव संसाधन क्या होता है ये समझेंगे और फिर हम कौशल क्या होता है ये समझेंगे। इन दो अवधारणाओं को समझने के बाद 2023-22 में हमने कौशल विकास के लिए क्या किया इस पर फोकस करेंगे। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण डाटाज भी आपको शेयर करने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में। इससे जो डाटा मैं आपको बता रहा हूं वो आपको याद कर लेने हैं। अधिकांश स्टूडेंट पीडीएफ मांगते हुए नजर आते हैं। देखिए, पीडीएफ ये पूरी यूनिट खत्म होने के बाद मैं अपनी स्वेच्छा से आपको अगले ही दिन प्रोवाइड करा दूंगा पूरी यूनिट की। बार बार मांग कर आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूं कि मैं आपको अभी ये प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई मशीनरी नहीं है, मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है जो ये सब काम कर ले, मुझे ही ये सब काम करने होते हैं। ये सब निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है इसमें कोई और दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं है। एक सोनू भैया हैं जो टाइप कर देते हैं, वो भी निःशुल्क मेरे लिए टाइप करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक सर हैं अखिलेश सर, वो हमें ये सिस्टम प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ऐसे जो निःशुल्क व्यवस्था है इससे ये सब काम चल रहा है। आप बस पढ़ते जाइए। छठी यूनिट हम इस हफ्ते पूरी कवर कर लेंगे। आप सब लोग हमारे वीडियो देखने के बाद हमें जरूर बताया करें कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं आपको। ये हमारे मोटिवेशन और हमें इससे पता चलता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो कौशल विकास है और इस पर हम सबसे पहले ये समझ लें कि कौशल विकास क्या होता है। देखिए, पूरा टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन का विकास, ये पूरा है। मतलब कुल मिला के मध्य प्रदेश के जो मानव हैं उनका विकास करने के 3 आयाम, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल हमें दिया है। ये 3 ही क्यों दिए हैं ये मैं शिक्षा वाले वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं, लेकिन आज हम एक नवीन अवधारणा समझने वाले हैं, मानव संसाधन। सबसे पहले हम मानव संसाधन समझ लेते हैं और फिर हम कौशल विकास समझते हैं। मानव संसाधन क्या होता है थोड़ा इस पर फोकस करते हैं। मैं पहले मानव संसाधन को 2 भागों में बांट देता हूं। पहले मानव समझ लेते हैं और फिर संसाधन समझते हैं। देखिए, जानवर और मानव में क्या अंतर है। जानवर और मानव में बेसिक अंतर, देखिए जानवर भी खाना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, भागते हैं, सब कुछ करते हैं। मानव भी वही काम करता है। तो मानव और जानवर में बेसिक अंतर क्या हुआ। मानव एक संयमित जीवन जीता है, मानव समाज के हिस्से के रूप में अपना जीवन जीता है और इसी कारण से वो मानव कहलाता है। क्योंकि जानवर भी अगर वो सब करने लगे तो वो मानव की तरह व्यवहार करेंगे। संसाधन क्या होता है। अब संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं मानव पे बहुत फोकस नहीं कर रहा हूं। संसाधन समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा तोड़ लेते हैं। मैं थोड़ा रिवर्स चल करके आपको इस बात को समझाता हूं। सबसे पहले हमें एक शब्द समझना है, मुद्रा। मुद्रा क्या होता है। मुद्रा शब्द वही बात हो रही है जो आपकी जेब में रखा हुआ पैसा है, उसे ही हम हिंदी भाषा में मुद्रा या कैश कहते हैं। ये मुद्रा होता क्या है, तो 3 विशेषताओं के आधार पर हम बता सकते हैं कि मुद्रा क्या होता है। पहली विशेषता है कि इसमें विनिमय या जो मुद्रा होती है ये विनिमय का माध्यम होती है। क्या होती है मुद्रा, विनिमय का गुण पाया जाता है। विनिमय का गुण क्या होता है, एक चीज दे दो दूसरी चीज ले लो। जैसे 10 रुपए का नोट लिया, दुकान से 2 पार्ले जी के पैकेट ले लिए, तो हमने एक चीज दे करके दूसरी चीज ले ली, ये होता है विनिमय।
तो जब किसी चीज में विनिमय का गुण होता है, इसका मतलब कि ये हर व्यक्ति लेने के लिए तैयार है, तो विनिमय का गुण होता है मुद्रा में। दूसरा, विनिमय का गुण होना ही काफी नहीं है, सर्व स्वीकार्यता होनी चाहिए। मूल बात यह है, ये सर्व स्वीकार होना चाहिए। ऐसा भारत में कोई व्यक्ति ना हो जो नोट लेने से मना कर दे। हम किसी दुकानदार को 10 रुपए का नोट दे और वो मना कर दे कि मैं इस 10 रुपए के बदले आपको पार्ले जी नहीं दूंगा, ये गुण अगर मुद्रा में नहीं है, या ये गुण है तो वो मुद्रा है, ये क्वालिटी नहीं है तो वो मुद्रा नहीं है। तीसरा, इसके अंदर एक गारंटी का भाव होता है। ये गारंटी वाला भाव जो है वो इसे असली में मुद्रा बनाता है। अगर 3 चीजें किसी भी वस्तु में है तो वो मुद्रा हो जाएगी। मान लीजिए मेरे हाथ में एक ये पेन है, इस पेन के ऊपर 10 लिखा हुआ हो और इसके बदले में दुकानदार मुझे 2 पार्ले जी के पैकेट देने को तैयार हो 5-5 रुपए वाले, या मुझे इस 10 रुपए के बदले कुछ और चीज देने को तैयार हो, और ये पूरे भारत में स्वीकार कर लिया जाने लगे और सरकार इसके पीछे गारंटी लगा दे, तो ये भी एक मुद्रा बन जाएगा। देखिए, मुद्रा कागज की ही मुद्रा की बात नहीं हो रही है, या हर वो चीज जो जिसमें ये 3 गुण पाए जाते हैं वो सब मुद्रा कहलाती है। हमने पहले स्टेप में मुद्रा समझा, अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। इसके बाद हम समझते हैं पूंजी। ये पूंजी क्या होती है? देखिए, जब मुद्रा में सर्व स्वीकार्यता का गुण समाप्त हो जाए और गारंटी का गुण समाप्त हो जाए तो वो पूंजी बन जाता है। जब किसी वस्तु में कोई मूल्य निहित हो, पूंजी की परिभाषा क्या है कि जब किसी वस्तु में कोई मूल्य निहित होता है तो वह पूंजी कहलाती है। जैसे मेरे हाथ में पहनी हुई ये घड़ी, जैसे मेरा ये पेन, इस पेन की कोई कीमत है, लेकिन हो सकता है कि इसकी सर्व स्वीकार्यता ना हो सकता है मेरे गले में पहनी हुई ये चेन, इन सब में कुछ ना कुछ मूल्य निहित है, तो ये सब चीजें हो जाती है पूंजी। अब वो भले मेरा घर हो, मेरी जमीन हो, मेरी गाड़ी हो, या इस सामान या कोई भी सामान जिसमें अंतर्निहित कोई मूल्य होता है, वो पूंजी होते हैं। वो अलग बात है कि पूंजी को आगे चलकर 2 भागों में बांटा जाता है, चल पूंजी और अचल पूंजी। वहां नहीं जा रहे हैं, हमें संसाधन समझना है। तो हमने मूल रूप से पहले मुद्रा समझा, फिर हमने पूंजी समझा। अब ये मैं इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मुझे, क्योंकि संसाधन समझाना है। अब पूंजी हो गई। जब किसी पूंजी, अब संसाधन पे आ रहे हैं हम, पहले मुद्रा समझ लिया, मुद्रा में पूंजी समझा, फिर अब हम संसाधन पे आते हैं। तो जब किसी पूंजी का उपयोग मूल्य वर्धन के लिए या आर्थिक क्रिया के लिए किया जाता है, तो वह पूंजी क्या कहलाती है? संसाधन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, मुझे पता है परिभाषा से आपको समझ नहीं आता है। मेरी जेब में एक 10 रुपए का नोट रखा हुआ है, वो है मुद्रा। मेरी जेब में एक घड़ी रखी हुई है, वो है पूंजी। और जब इस घड़ी को दिखा करके मैं पैसे कमाने लगूं, लोगों से मैं घड़ी दिखाने के बदले 1 रुपया लेने लगूं, 10 रुपए लेने लगूं, किराया वसूल करने लगूं, तो वही घड़ी जो है वो पूंजी से संसाधन में बदल जाती है। बहुत सरल परिभाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि संसाधन होते क्या हैं। पहले संसाधन क्लियर कर ले तो मानव संसाधन आसान हो जाएगा। इस दुनिया की हर कोई वस्तु, हर कोई पूंजी या हर कोई वस्तु जो मानव के उपयोग की हो, या तो वो स्वयं उपयोग कर ले या उससे वो आर्थिक क्रियाकलाप करना शुरू कर दे, तो वो कहलाती है संसाधन। जैसे इस दुनिया में बहुत सारा पानी है, जल है, जब तक वो जल जमीन पर पड़ा है वो है वस्तु या वो है पूंजी। जब उसे हमने बोतल में भर करके 20 रुपए पर बोतल बेचना शुरू कर दिया, अब वो जल बन जाता है जल संसाधन, क्योंकि उस जल के बदले में आपकी जेब में मुद्रा आना शुरू होती है, उसका आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेना शुरू हो जाता है। जब इसी जल से हम
मछली पालन करना शुरू कर देते हैं, तो जल से जो मछली पाली जाएगी उनको बेच करके जेब में पैसा आएगा, तो आर्थिक क्रिया होने लगी है। इसलिए ये जल अब क्या बन गया? जल संसाधन। इसी जल से जब मैं विद्युत पैदा करूंगा तो जल से जो विद्युत होगी वो मेरे लिए काम की है, कोई वस्तु जो मानव के उपयोग की बन जाई, तो वो पूंजी से संसाधन में बदल जाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक जंगल है, जंगल पड़ा हुआ है, वो जंगल कुछ नहीं है, लेकिन जब उस जंगल से हम लकड़ी काटकर बेचना शुरू करते हैं और उस लकड़ी के बदले हमें पैसा मिलता है, तो अब जंगल क्या बन जाता है? संसाधन। और एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक 4 व्हीलर है, अभी वो मेरे पास वस्तु है जिसे हम पूंजी कहते हैं। जब मैं इस पूंजी को, जब मैं इस 4 व्हीलर को किराए पर छोड़ना शुरू करूं और रोज मुझे 200 रुपए की आमदनी या इनकम होने लगे, आर्थिक क्रिया में वो भाग लेने लगेगी गाड़ी, तो वही मेरी गाड़ी क्या बन जाएगी? संसाधन। तो इस दुनिया की हर वो चीज जो आर्थिक क्रिया में भाग लेने लग कर के क्या करना शुरू कर दे? या तो मूल्य का संवर्धन शुरू कर दे, मूल्य की वृद्धि करना शुरू कर दे, तो वह कहलाती है, या पैसा कमाना शुरू कर दे। बहुत सरल शब्दों में पैसा कमाने का एक माध्यम बन जाए तो वो वस्तु संसाधन बन जाती है। तो फिर ओवरऑल में एक कंक्लूड रूप में एक शब्दों में परिभाषा बोलूं कि संसाधन क्या है? इस दुनिया की हर वो चीज जिसका उपयोग पैसा कमाने के लिए माध्यम के रूप में किया जाए, वो सब संसाधन कहलाती है। मुझे लग रहा है इतने उदाहरण के बाद आपको आराम से समझ में आया होगा। जैसे जमीन में लाखों वर्षों से कोयला पड़ा हुआ था, किसी को पता नहीं था वो कोयला कुछ था ही नहीं, लेकिन जैसे ही कोयले से हम बिजली पैदा करने लगे तो अब लोग कोयला बेचने लगे, तो कोयला जब बिकने लगा तो कोयला बन गया संसाधन। कोयला तब तक एक वस्तु था। मान लीजिए कि मेरे पास एक सिलाई की मशीन है और उससे मैं किसी के कपड़े सिल देता हूं, तो वो मशीन मेरे लिए क्या बन गई? संसाधन, क्योंकि उस मशीन से मैं पैसे कमाता हूं। तो ऐसा कोई काम या ऐसी कोई वस्तु जिससे हम पैसे कमा सकें, आर्थिक क्रिया में भाग लेने लगे, वो सब संसाधन कहलाती हैं। अब मूल विषय पे आते हैं, जो टॉपिक है मानव संसाधन। अब देखिए, हमने मानव तो समझ लिया कि मानव तो वेला है, मानव तो कोई काम का नहीं है, मानव तो जानवर के समान है, बस सामाजिक जीवन जीता है। लेकिन जब मानव पैसा कमाने की क्रिया में, मानव जब पैसा कमाने की क्रिया में भाग लेने लगता है, तो वो मानव क्या बन जाता है? मानव संसाधन बन जाता है। एग्जाम्पल, एक 20 साल का लड़का है, किसी कॉलेज में पढ़ता है, तो वो केवल मानव है। लेकिन जब 21वें साल में वो कहीं नौकरी करने लगता है और वो महीने के 20,000 रुपए इनकम जनरेट कर लेता है, तो ये 20,000 क्योंकि वो आर्थिक क्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, वही मानव अब मानव संसाधन बन जाता है। तो मानव को मानव संसाधन बनाने के 3 तत्व होते हैं, या 3 चीजें होती है जो मानव को संसाधन बना देती हैं। पहला होता है शिक्षा। अगर किसी को अच्छी शिक्षा मिली तो वो संसाधन बन जाएगा। अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा रहा तो वो क्या बन जाएगा? संसाधन बना हुआ रहेगा। और अगर उसे कौशल पता है तो वो क्या बन जाएगा? मानव संसाधन बन जाएगा। इतनी बात समझाने पर आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि मानव संसाधन क्या होता है। अब हम अगली स्टेप पे चलते हैं। शिक्षा में आपको पढ़ा चुका हूं, स्वास्थ्य में एक अलग वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम समझना चाहते हैं कौशल। तो कौशल क्या चीज होती है? देखो, कौशल को समझाने के लिए मैं थोड़ा दूसरी तरीके का उपयोग करता हूं। कौशल शब्द बना कुशल शब्द से। किससे बना? कुशल से। और कुशल भी समझ में नहीं आएगा तो और सरल हिंदी भाषा का शब्द ले लेता हूं मैं, दक्ष। तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में दक्ष हो जाता है तो उसकी इस क्षमता को ही क्या कहते हैं? उसका कौशल। समझ आ रहा होगा शायद कि किसी भी मनुष्य के अंदर निहित वह क्षमता जिससे वो किसी काम को कर सके। क्या बोल रहे हैं? किसी भी मनुष्य के अंदर निहित वह क्षमता जिससे वह
किसी कार्य को करे, वही क्षमता क्या कहलाती है? कौशल कहलाती है। अब जैसे कोई लड़का है, उसको हमने एक निश्चित कार्य सिखा दिया, चाय बनाना, और वो उस चाय को बनाने का एक बेस्ट तरीका अपनी तरफ से ढूंढ ले, अच्छे तरीके से चाय बनाए, तो वो चाय बनाने की क्षमता उसकी क्या हो जाएगी? कौशल। जैसे मैं हूं आपके सामने, तो मैं पढ़ाने में अच्छा हूं, तो पढ़ाना मेरा क्या है? कौशल। कौशल कैसे आता है मनुष्य में? पहले तो आता है शिक्षा से और आता है प्रशिक्षण से। तो किसी भी, अब देखिए हमारे भारत को के पिछड़ेपन का कारण देखिए, हमारे भारत में 121 करोड़ लोग पाए जाते हैं, 121 करोड़ लोग हैं पिछली जनगणना के हिसाब से। अगर हमने सब में कौशल डाल दिया, सबको कौशल सिखा दिया, तो हर आदमी कुछ ना कुछ करने लगेगा, और जब वो कुछ ना कुछ करने लगेगा तो जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ जाएगी। अभी क्या प्रॉब्लम है? भारत में लोग तो खूब हैं, खाने वाले तो खूब हैं, कमाने वाले नहीं हैं। इस कारण से भारत एक विकासशील देश है। जिस दिन सारे लोग स्किल्ड हो गए, सारे लोग कौशल वाले हो गए, उस दिन क्या होगा? भारत अपने आप में विश्व का सबसे ज्यादा कमाने वाला देश बन जाएगा। क्योंकि अभी हमारे भारत में 53% लोग कमाते हैं, 100% लोग खाते हैं। और ये समस्या, क्योंकि 53 कमा रहे हैं, 100 खा रहे हैं, तो भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आगे कब बढ़ेगा? जब हम सब कमाएंगे। सब कब कमाएंगे? जब सबको कुछ न कुछ करना याद होगा, और कुछ न कुछ करना अर्थात किसी न किसी काम को करने की क्षमता ही क्या है? कौशल। और यही आज का टॉपिक है। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करूं, कौशल शब्द बना कुशल से, कुशल शब्द के लिए सरल उपयोग किया दक्ष। किसी की काम को करने में जब कोई व्यक्ति दक्ष हो जाता है, तो उसके अंदर जो क्षमता है, कैपेसिटी है उस काम को करने की, उसी को उसका कौशल कहते हैं। जैसे कोई भी लड़का है, उसको हम सॉफ्टवेयर बनाना सिखा दें और वो सॉफ्टवेयर बनाने लगे, तो वो सॉफ्टवेयर बनाने की जो कला है उसके अंदर, वही उसका क्या है? कौशल। ये असली में इस कला शब्द से बना, लेकिन वो लंबा तरीका होगा समझाने का, इसलिए मैं दूसरे तरीके से समझा दिया हूं। उम्मीद है आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज का ये जो पूरा वीडियो है वो इसी कौशल पे है कि भारत में पिछले 2-3 सालों में कौशल के लिए क्या किया। तो कौशल के लिए 2 चीजें की जाती है। देखिए, शिक्षा का एक जो ऊपरी वाला हिस्सा है, शिक्षा को हम 2 भागों में बांट दें। ये जो शिक्षा है उसमें 12वीं कक्षा तक की जो शिक्षा दी जाती है वो तो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए दी जाती है, लेकिन 12वीं के बाद की जो उच्च शिक्षा है वो मनुष्य को दी जाती है ताकि वो किसी काम को करने में सक्षम हो जाए। और ये शिक्षा भी बन जाती है कौशल का तरीका, और साथ में हमने जो बहुत सारे कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं वो सब भी बन जाते हैं कौशल के अंग। तो यही आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है। चलिए आज के मूल टॉपिक पे आते हैं, और मूल टॉपिक से पहले मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं, बेहतरीन वाले आंकड़े आप याद रखें। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में, अब समस्या ये है कि मैं जो आंकड़े बता रहा हूं ये 2011 की जनगणना के हैं, क्योंकि उसके बाद जनगणना के आंकड़े ही नहीं आए हैं, तो हमें वही पढ़ने हैं और वही एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। देखिए, जनसंख्या भी पढ़ने जाओगे तो आपको 2011 ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ यूट्यूबर्स जो है वो 6ठी यूनिट में जनसंख्या पढ़ाने लगे, और ये भारी गलत बात है। आप रमेश सिंह, लाल एंड लाल जैसी कोई बेस्ट किताब उठा लो, उसमें जनसंख्या टॉपिक ही नहीं है इकोनॉमिक्स की किताब में, क्योंकि जनसंख्या इकोनॉमिक्स का टॉपिक ही नहीं होता है, मानव संसाधन इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है, और उसके 3 आयाम हमने पढ़ने हैं और वही हम पढ़ रहे हैं। भटकना नहीं है, कुछ गलत पढ़ोगे तो सही जगह पे नहीं पहुंचोगे, पीएससी पास नहीं हो पाओगे, इसलिए सही चीज पढ़ना जरूरी है। तो 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में 0 से 14 वर्ष की जो उम्र के लोग हैं उनकी संख्या कितनी है? 32%, जो बहुत अच्छी मानी जाती है। हमारे यहाँ 32% लोग वो हैं जो 0 से 14 वर्ष के उम्र के हैं। कितनी उम्र के हैं? 0 से 14 वर्ष की उम्र के हैं। हमारे यहाँ 60% लोग, 16.8% लोग ऐसे हैं जो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की उम्र के हैं, और यही जनानकी लाभांश कहलाता है। जब किसी देश में जनसंख्या बढ़ जाए, उनकी जो कमा सकते हैं,
क्योंकि ये जो 15 से 59 वाले लोग ये कमाने वाले लोग हैं। तो जब इनकी जनसंख्या किसी देश में बढ़ जाए, ओवरऑल जनसंख्या में 50 से 51 भी होती है, तो वो देश जनाने की लाभांश में आ जाता है और यही उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। इसके बाद हमारे देश में 60 से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है, जो बैठकर केवल खाएंगे वो 7% ही, तो वो बहुत कम है, इसलिए ये दुनिया का सबसे अच्छा देश माना जाता है। मध्य प्रदेश की स्थिति भी आपको पता चल रही होगी, हम भारत में और बेस्ट स्थिति पे हैं कि भारत में तो जो युवा आबादी है वो 63% है, मध्य प्रदेश में भी 60% है। मध्य भारत में जो युवा आबादी है वो लगभग 63% के आसपास है, लेकिन मध्य प्रदेश भी कम नहीं है। अब मध्य प्रदेश में काम करने वाले लोग कितने हैं, जो मानव संसाधन है उनकी बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से 7 करोड़ 26 लाख कितनी है, 7.26 करोड़ में इसको बोलूं 7 करोड़ 26 लाख। इस 7 करोड़ 26 लाख में से जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या मतलब जो काम करती है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है 43.5%, अकार्यशील जनसंख्या कितनी है 56.5%। तो जब हम इसको इसमें बदल देंगे तो मध्य प्रदेश सबसे विकसित राज्य बन जाएगा, उसी का प्रयास हम कर रहे हैं। भारत में कार्यशील जनसंख्या कितनी है 39.8%, जबकि मध्य प्रदेश अकार्यशील जनसंख्या कितनी है 60%। तो देखो, भारत की तुलना में हम अच्छी स्थिति में, इसलिए मध्य प्रदेश एक ग्रोविंग स्टेट माना जाता है। इनको और डिस्क्राइब कर दूं मैं, अब हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है टोटल 43% मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन का, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन 7.26 करोड़, उसमें से 43% लोग काम करने वाले। उसमें से कौन कितने काम करता है, कृषि क्षेत्र में जो ओवरऑल काम करने वाले हैं उनकी संख्या देखो आप 69.8%, मतलब जो टोटल काम करने वाले हैं उसमें से कृषि क्षेत्र में काम करने वालों का परसेंट है 70% के आसपास, और जो गैर कृषि कार्य करते हैं उनका परसेंट है 30% के आसपास। आगे बढ़ते हैं, देखो कृषि में भी दो भागों में बांट दें, एक जो खुद के खेत में काम करते हैं और एक वो जो दूसरे के खेत में काम करते हैं। जो तो दूसरे के खेत में काम करेंगे उनको हम मजदूर कहें, तो मजदूरों का प्रतिशत है 38%, जबकि खुद के खेत में काम करने वालों का परसेंट 31%। अगर गैर कृषि काम करने वालों की बात की जाए तो उसको दो भागों में बांट दे, एक तो नौकरी करने वाले, सेवा करने वाले, और एक खुद का उद्योग करने वाले। तो मध्य प्रदेश में खुद का उद्योग करने वाले 12% और सेवा करने वाले 17%। तो ये हमें याद रखना है। अगर हम पुरुष स्त्री के हिसाब से भी देखें तो मानव विकास सूचकांक में भी भारत की स्थिति में मध्य प्रदेश अच्छा काम करता है। देखो, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का 132वां स्थान है, जो ग्रोविंग को या हम आगे बढ़ रहे हैं इसको दर्शाता है। मध्य प्रदेश के लिए तो मानव सूचकांक बनता नहीं है, इसलिए यह आंकड़ा मध्य प्रदेश का नहीं बता सकता। फिर आते हैं एक और, मैं इंडेक्स आपको यहां दिखा रहा हूं, वीवॉक्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023। क्या नाम है, वीवॉक्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट क्या दर्शाती है, ये रिपोर्ट दर्शाती है कि मध्य प्रदेश के टोटल काम करने वालों में जो टोटल काम कर सकने वाले हैं उनमें से कितने परसेंट लोग योग्य हैं। तो जितने परसेंट लोग योग्य हैं, देखिए अगर मान लो मध्य प्रदेश में काम कर सकने वाले लोग 100 हैं और उनमें से 50 लोग काम कर सकते हैं या योग्य हैं, उनमें स्किल है, तो उनका परसेंटेज 50 हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में टोटल स्किल लोग कितने हैं इसको दर्शाने वाली जो रिपोर्ट है वो वीवॉक्स इंडिया स्किल रिपोर्ट कहलाती है। तो यहां दर्शाया जा रहा है कि 50.3, देखिए टोटल जितने मध्य प्रदेश में पुरुष हैं उसमें से 50.30 पुरुष जो हैं, 50.3% जो पुरुष हैं वो स्किल्ड पुरुष हैं। महिलाओं में ये परसेंट ज्यादा है, मध्य प्रदेश में 52% महिलाएं स्किल्ड हैं, ये याद रखना। कार्यशील आबादी का, ओवरऑल आबादी की बात नहीं की जा रही है, कार्यशील आबादी की बात की जा रही है। अब हम अपने मूल टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, मूल टॉपिक को आगे इसी तरीके से बढ़ते हैं। पहले मैंने इस वीडियो में अभी तक आपको क्या समझाया, सबसे पहले मानव संसाधन क्या होता है वो समझाया, दूसरा कौशल क्या होता है वो समझाया, फिर मध्य प्रदेश में कितने काम करने वाले लोग हैं उनके आंकड़े आपको बताए। अब हम कुछ पॉइंट के आधार पर और आगे समझते हैं। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के बारे में कुछ बात समझ लो। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023, हमने 2023 में
कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप बनाया, जिसको हम कहेंगे आत्मनिर्भर रोड मैप 2023 में कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई तथा इस हेतु तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया। तो पूरा नाम एक साथ पढ़ना, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय या विभाग को उन्होंने नोडल एजेंसी बना दिया। अब देखो, भारत में मध्य प्रदेश में टोटल 3 ऐसे संस्था हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताया था कि 3 चीजें हैं, एक परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग, एक होता है चिकित्सा शिक्षा विभाग और एक होता है आयुष। तो अब वहां संशोधन कर लेना, जो पहला वाला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और स्कूल शिक्षा, दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया अभी 4-5 दिन पहले, अब एक विभाग बना दिया गया है। हम शिक्षा में समझें तो शिक्षा में 3 विभाग हैं जो टोटल शिक्षा और कौशल विकास का काम करते हैं। राज्य में 3 मुख्य विभाग के माध्यम से शिक्षा या कौशल विकास का काम होता है। पहला है स्कूल शिक्षा विभाग, तो जो 0 से लेके 12वीं तक की शिक्षा देनी होती है वो सब काम देखता है स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग के बाद दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग 12वीं के बाद जो कॉलेज वाली एजुकेशन है उसको देखने का काम करता है। और तीसरा है तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास, तो 12वीं के बाद जो साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं उनके लिए कोर्सेज बनाता है ये वाला विभाग, और साथ में बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का काम करता है। तो आज हम उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दोनों को मिला करके पढ़ने वाले हैं। पहले हम तकनीकी शिक्षा विभाग ने क्या क्या किया पिछले साल में वो देख लेते हैं। चलो आगे बढ़े। पहला, तकनीकी शिक्षण संस्थान। अब मध्य प्रदेश में कितने तकनीकी शिक्षण संस्थान है वो याद रख लो। 2022-23 में राज्य में 1300 तकनीकी शैक्षणिक संस्थान रजिस्टर्ड थे। कितने थे? 1300, जिसमें सरकारी, सहायता प्राप्त और स्वायत्त, ये तीनों वैरायटी की चीजें शामिल हैं। कितने टोटल संस्था थे मध्य प्रदेश में? ये सारे कॉलेज आ गए टेक्निकल, जैसे ITI हो गया, IIT हो गया, IIM हो गया, BSc के सारे कॉलेज हैं, तो उनकी सबकी काउंटिंग की जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले साल 1300 तकनीकी संस्थान रजिस्टर्ड थे। इन संस्थानों में 1,94,478 छात्रों को अध्ययन करने की कैपेसिटी थी। राज्य में 1020 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात IIT रजिस्टर्ड हैं, और इनमें से 262 जो हैं वो केवल क्या हैं? सरकारी क्षेत्र के, और 758 जो हैं वो निजी क्षेत्र के। तो कंफ्यूज नहीं होना, जब मैं बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कुल तकनीकी शिक्षा, तो उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी आता है, फार्मेसी कॉलेज भी आ जाता है। सबकी ओवरऑल संख्या है 1300। उसमें अगर केवल IIT की संख्या देखी जाए तो उनकी संख्या 1020। कितनी IIT कितनी है? 1020। अब IIT क्या करती है? IIT 6 महीने, 1 साल, 2 साल के कोर्सेस होते हैं। IIT नहीं, ITI, ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो ये ITI जो होते हैं ये क्या करते हैं? 6 महीने, 12 महीने, 1-2 साल ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण देते हैं ताकि उनमें कौशल का विकास हो सके। वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो वो कितने हैं हमारे यहाँ? 1020। उसमें 262 सरकारी और 758 जो हैं वो निजी क्षेत्र के हैं, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल कॉलेजेस कितने हैं टेक्निकल के वो देख लेते हैं। देखो, इंजीनियरिंग के विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में 147। कितने हैं? 22-23 में 147। उनमें कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं? 54,000। याद रखना, मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग के प्राइवेट और सरकारी सब मिलाकर के 147 संस्था हैं जिनमें 54,000 बच्चे पढ़ते हैं। दूसरा, MCA के कितने विश्वविद्यालय हैं? केवल 44, जिनमें 3,130 सीटें अवेलेबल हैं। MBA के कितने हैं? 265, जिसमें कितने? 53,000 बच्चे पढ़ते हैं। BCom के कितने हैं? 159, जिनमें 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। डिप्लोमा के कितने हैं? 134, जिसमें 28,699 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये पूरा नंबर याद मत रखना, कॉलेजेस की संख्या केवल याद रख ली जाए, और ये भी कोई परीक्षा में आएगा नहीं नंबर। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका दिमाग सेट हो जाए कि हाँ हम तकनीकी शिक्षा कैसे पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले पढ़ लिया ITI जो कि सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, बाकी के सारे कॉलेजेस की भी संख्या देख ली ताकि तकनीकी शिक्षा के लिए कितने संस्थान है वो आपको समझ आ जाए। अब एक संस्था है क्रिस्प।
अब जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे सीधे लेकर चल रहा हूं। सेंटर, क्रिस्प का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा भैया, ये याद रख लेना। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, एक संस्था है मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, पूरी डिटेल याद रखना। खैर मैं इसकी डिटेल में केवल 3 ही फैक्ट बता रहा हूं, इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई और इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ऐसी संस्था जो मध्य प्रदेश में तकनीकी दक्षता में वृद्धि करने का काम करती है वो क्रिस्प कहलाती है। क्रिस्प का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च इंडस्ट्रियल, देखो सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, ये आर फॉर रिसर्च याद रख लेना, सी फॉर सेंटर याद रख लेना, क्रिस्प कहते हैं इसको। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में हुई थी। तो याद रखना क्रिस्प क्या है। आगे, क्रिस्प कहां पर है? भोपाल में है। तो क्रिस्प भोपाल एमएसएमई उद्योग विभाग का केंद्र है। इंडो जर्मन टूल रूम, ये इंडो जर्मन टूल रूम कहाँ है? इंदौर में है। और तीसरा है एमपी कॉन के माध्यम से विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा छात्रों को ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बात समझो, क्रिस्प तो अलग बात हो गई, समझ लिया। 3 संस्थाएं, एक क्रिस्प, एक इंडो जर्मन टूल रूम और तीसरी एमपी कॉन, ये एमपी कॉन भी एक संस्था है। ये तीनों मिलकर के मध्य प्रदेश के बच्चों को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दे रही हैं, जिससे मध्य प्रदेश के बच्चों को जॉब या जो कौशल है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके, उसको और ज्यादा विकसित किया जा सके। और आगे बढ़ते हैं। एक संस्था, एक चीज हमने बनाई, ग्लोबल स्किल पार्क। अब आप कमेंट करना पहले कि कहां बना है। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा कि ग्लोबल स्किल पार्क किस संस्था की सहायता से मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता और सिंगापुर के सहयोग से। तो इसमें जो टेक्निकल सहायता दी है वो हमको किसने दी? सिंगापुर ने। सिंगापुर के सहयोग से 2019 में भोपाल के गोविंदपुरा में औद्योगिक केंद्र, या भोपाल के जो गोविंदपुरा का औद्योगिक केंद्र उसके बीच में हमने ग्लोबल स्किल पार्क बनाया है, ये याद रख लेना। ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ है? भोपाल में। किसके सहयोग से बनाया गया? सिंगापुर के। किसकी सहायता ली हमने? एडीबी की सहायता, आर्थिक सहायता एडीबी की, टेक्निकल सहायता सिंगापुर की। तो ये याद रखना। 2023 में 5 इंजीनियरिंग कॉलेज और 6 पॉलिटेक्निक संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू कर दिया है। तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करा रहा है। यहाँ से प्रश्न ऐसा ही पूछेगा कि इंजीनियरिंग की पहली हिंदी में पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। कितने कॉलेजेस में कराया? तो 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में हमने पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। अमित शाह आए थे यहाँ पर उसका उद्घाटन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा, देखो उच्च शिक्षा हमने पढ़ा कि कौशल में 2 चीजें पढ़नी है, एक उच्च शिक्षा पढ़नी है, एक स्किल डेवलपमेंट पढ़ना है। तो इस तकनीकी शिक्षा हम पढ़ चुके हैं, अब उच्च शिक्षा पे आते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 के उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एमपी नॉलेज कॉर्पोरेशन, अब संस्था का नाम सुन लो, क्या नाम है? एमपी नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। कॉर्पोरेशन की स्थापना को महत्व दिया गया। तो कब की गई? इस रोड मैप के तहत की गई, याद रखना। 2020-21 में अखिल भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने कॉलेजेस हैं? ये फिर से मैं एक बार उच्च शिक्षा के बता रहा हूं, देखो डिफरेंस है दोनों में। जब हमने पिछली बार संस्था की बताई थी बात, तो वहां केवल तकनीकी कॉलेजेस शामिल थे, केवल इंजीनियरिंग था, तो वहाँ बीए के कॉलेज नहीं शामिल थे, याद रखना। वहाँ बीए के कॉलेज नहीं थे, लॉ के कॉलेज नहीं थे, वहाँ कला और संगीत के कॉलेज नहीं थे। यहाँ अब जो हम बात कर रहे हैं 2610 कॉलेजेस हैं। किसके अनुसार? 2010-20-21 की अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश में कुल 2610 कॉलेज हैं। उसके हिसाब पर प्रति लाख 1 लाख की जनसंख्या पर मध्य प्रदेश में कितने कॉलेज हैं? तो मध्य प्रदेश में 1 लाख बच्चों पर 29 कॉलेज हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर कॉलेज घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश में प्रति 1 लाख बच्चों पर 29 कॉलेज मध्य प्रदेश में हैं, ये याद रखना। इस रिपोर्ट के अनुसार है ये। दूसरा,
इस विषय में मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है। देखो सबसे ज्यादा कॉलेज तेलंगाना में है, सबसे ज्यादा कॉलेज तेलंगाना में, तो हम कौन से स्थान पर है भारत में? कॉलेज घनत्व के मामले में हम 6ठे स्थान पर हैं। याद रखना मध्य प्रदेश इस मामले में 6ठे स्थान पर है। छात्र नामांकन में के आधार पर मध्य प्रदेश देश में 6ठे स्थान पर है। जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उसके आधार पर भी 6ठे स्थान पर हैं, और जो कॉलेज का घनत्व है उसके आधार पर भी हम 6 स्थान पर है, दोनों में ही 6 स्थान पर है। निजी एवं सरकारी कॉलेजों में 17,37,685 छात्र नामांकित है। मतलब आज की तारीख में मध्य प्रदेश के कॉलेजों में टोटल 17 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। अर्थात प्रति कॉलेज, एक कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? प्रति कॉलेज 666 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत 646 से अधिक है। अर्थात हमारी स्तर जो है एजुकेशन का वो थोड़ा लो हो गया। अगर हमारे एक कॉलेज में संख्या कम होती, कॉलेज ज्यादा होते, तो मतलब हमारे मध्य प्रदेश की एजुकेशन ज्यादा अच्छी होती। यहाँ कॉलेज कम है, बच्चे ज्यादा हैं, इसका मतलब कॉलेज की जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो घटिया हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अगर ओवरऑल कॉलेज की बात की जाए, देखो अब पिछली बार जो देखा था वो टेक्निकल कॉलेज था, अभी आगे की स्लाइड में मैंने जो बताया वो टेक्निकल कॉलेज है। यहाँ टोटल हम विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की बात कर रहे हैं, तो 74 विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय माने यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। यूनिवर्सिटी कितनी है मध्य प्रदेश में? टोटल 74 यूनिवर्सिटी, इसमें टेक्निकल भी शामिल हो गया, सामान्य भी शामिल हो गया, सब शामिल हो गया। 22 सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं। 22 कैसे हैं? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे डीएवीवी हो गई, विक्रम विश्वविद्यालय हो गया, भोजमुक्त हो गया, ये सार्वजनिक है। 9 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, जैसे इग्नू, वो राष्ट्रीय महत्व का, जैसे इंदिरा गांधी अमरकंटक वाला जो आदिवासी विश्वविद्यालय वो राष्ट्रीय महत्व का संस्था हो गया। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व, और ये आंकड़े सीधे परीक्षा में आएंगे। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने विश्वविद्यालय हैं? 74। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने विश्वविद्यालय हैं? 22। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व के कितने विश्वविद्यालय हैं? 9। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 2। राज्य में मुक्त विश्वविद्यालय कितने हैं? 1 भोजमुक्त विश्वविद्यालय। और डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 1। तो ये तो पूरा आंकड़ा रट लेना। पिछले वाले में मैंने मना किया कि वो मत रटना, वो काम का नहीं है, लेकिन ये पूरा काम का है। मध्य प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, ये याद होना चाहिए। जब मध्य प्रदेश पढ़ो तो आप इनके नाम भी याद रख लेना कि एक मुक्त विश्वविद्यालय का नाम क्या है, कब स्थापना हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो भी पढ़ेंगे। लेकिन ये कौशल विकास हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ नाम की जरूरत नहीं है, केवल संख्या से काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विषयवार अगर विश्वविद्यालय देखें हम, हमारे यहाँ 47 जो 74 टोटल थे उसमें 47 सामान्य, 9 तकनीकी शिक्षा वाले, 3 मेडिकल वाले, 3 यूनिवर्सिटी विज्ञान वाली, 2 कृषि वाली यूनिवर्सिटी, 2 संस्कृत यूनिवर्सिटी, 2 विधि विश्वविद्यालय, 1 योग वाली, 1 प्रबंधन वाली, 1 भाषा वाली और 1 मास कम्युनिकेशन वाली। ऐसे 74 का और वर्गीकरण अगर करना चाहें तो ये है, लेकिन इतना हमसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे अगर सीधा पूछा जाए कि संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो नाम पूछेगा, उसकी स्थापना पूछेगा, इस पर ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, ये भले याद नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। आता है जीईआर। जीईआर क्या होता है पहले समझ लो। जीईआर का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। इसका क्या मतलब हुआ? टोटल जितने बच्चे हैं, सकल नामांकन अनुपात, हिंदी में क्या बोलेंगे? सकल, ग्रॉस माने सकल, इसका इनरोलमेंट माने नामांकन, और रेशो मतलब अनुपात। तो टोटल बच्चे जितने अवेलेबल हैं उसमें से कितने कॉलेज की एजुकेशन करते हैं। देखो होता है ना, मान लीजिए 100 बच्चे हैं किसी गांव में, उनमें क्या सारे बच्चे कॉलेज की एजुकेशन प्राप्त करते हैं क्या? नहीं, 10-20 बच्चे कॉलेज जाते हैं, बाकी तो फिर शादी ब्याह हो जाता है, खेती बाड़ी में लग जाते हैं, किसी काम धंधे में लग जाते हैं, वो कॉलेज जाते ही नहीं। तो हमारे कॉलेज जाने वालों का जो जीईआर है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, वो कितना है? 2021-22 में मध्य प्रदेश का जीईआर जो है वो 27.1% था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश में अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से 27 बच्चे जो हैं वो कॉलेज की एजुकेशन प्राप्त करते हैं, बाकी के तो कॉलेज का मुंह भी नहीं देखते। जबकि भारत में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है वो 27.3 है।
अब आपको याद आ रहा होगा जब आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसमें हमने लक्ष्य रखा था कि हम इसको 35% कर देंगे और 2035 तक 50% कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, क्योंकि हमारे यहाँ जितने बच्चे कॉलेजेस जाएंगे उनकी कौशल बढ़ने की संभावना उतनी ज्यादा होंगी, तो इसलिए जीईआर बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, एक योजना लाई हमने इसीलिए, गांव की बेटी योजना। अब गांव की बेटी योजना क्या है भैया? प्रतिभाशाली छात्राओं को वित्तीय सहायता देने हेतु शुरू की गई। स्नातक पाठ्यक्रम में एडमिशन ले लो तो 500 रुपये प्रति माह, और तकनीकी और चिकित्सा वाले पाठ्यक्रम में ले लिया एडमिशन तो 750 रुपये गांव की बेटी। ये केवल गांव की लड़कियों के लिए, शहर की लड़कियों के लिए प्रतिभा किरण, दोनों अलग अलग योजना है। देखो, गांव की ऐसी लड़कियां जो कॉलेज जाने में सक्षम नहीं है, फीस नहीं भर सकती, जा नहीं सकती, तो उनको सरकार स्कॉलरशिप देती है। अगर उसने 12th पास कर लिया और वो किसी भी तकनीकी कॉलेज में प्रवेश लेती है और गरीबी रेखा से नीचे आती है, तो उसको 750 रुपये पर महीना, और अगर वो गरीबी रेखा में है और किसी बीकॉम वाले कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसे 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है छात्रवृत्ति के रूप में। ऐसे ही शहर की लड़कियों के लिए प्रतिभा किरण। देखो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे शहर की मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने की योजना। इसमें स्नातक में आपने एडमिशन लिया तो 500, चिकित्सा और तकनीकी वाले में लिया आपने एडमिशन तो 750 रुपये। तो दोनों सेम है, केवल एक शहर वाली लड़कियों के लिए, एक गांव की गरीब लड़कियों के लिए। तो ये डिफरेंस है, याद रख लेना। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर साल भी साथ में बता दो, अभी बताऊंगा भूल जाओगे। मैं एक लिस्ट बना करके आपको सबके साल कोडिंग के माध्यम से याद कराऊंगा, इसलिए ये अभी नहीं बता रहा हूं, आगे मैं याद कराऊंगा खुद आपको। एक कार्यक्रम हमने लॉन्च किया, रूसा। रूसा क्या है? राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। क्या है ये? भारत सरकार की एक योजना है और उच्च शिक्षा में पहुंच को बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण अवसर को सुनिश्चित करने के लिए 2013 में भारत की सरकार ने लॉन्च की थी। तो रूसा कब आया? 2013 में। क्या उद्देश्य है रूसा का? फुल फॉर्म याद रखना, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान या मिशन, याद रख लेना इसका नाम। उच्च शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। यह उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करने के लिए लाया गया। सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ये क्या है? ये हमने अभी खोलना शुरू किया है। हम विश्व बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश में 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोले हैं, जहां बच्चों को अच्छे से कौशल विकसित करने पर ध्यान दिया जाए। और वो 3 विश्वविद्यालय कौन से हैं जहां सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोले गए हैं? एक है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, जहां 6 विभागों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला गया है। एक बरकतुल्ला कहां पर है? भोपाल में। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में, यहाँ 2 विभागों में ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुला। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जहां 7 विभागों में ये खोला गया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सेंटर फॉर एक्सीलेंस होता क्या है? देखो, विश्व बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश में सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं, जहां बच्चों के स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। ये मूल रूप से याद रखना, कितने खोले हैं, कहां कहां खोले हैं, ये भी याद रख लेना। अब देखो, हमने उच्च शिक्षा में अभी तक क्या समझा। पहले तो अगर ये वीडियो से आप सेटिस्फाई रहे तो कमेंट जरूर किया करें। कमेंट नहीं आती तो हमें लगता है हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, हमें लगता है कि ये काम की ही चीजें नहीं है, तो हमारा मोटिवेशन ही नहीं बन पाता। इसीलिए मैं संडे को वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं था। आप कमेंट ही नहीं किया किसी ने कि कैसा था, तो हमें भी लगा कि हो सकता है हमारी क्वालिटी गड़बड़ हो, सुधारनी पड़ेगी, तो फिर हम क्वालिटी सुधारने पर फोकस करने लगते हैं, वीडियो बनाना रह जाता है। दूसरा कि इस जो वीडियो श्रृंखला आपको दी जा रही है, इसका एकमात्र उद्देश्य है निःशुल्क बच्चों तक निःशुल्क रूप से शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाना। हम केवल आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने स्टेटस पे लगाकर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक हम असली में पहुंच पाएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिस वीडियो को देख रहे होंगे जो कैपेबल हैं, लेकिन उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो गरीब बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाए। आज का ये वीडियो देखने के लिए सभी को विशेष रूप से धन्यवाद।